अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, आज इस पर बात करेंगे। ये पहला लेक्चर है और कोशिश करूँगा कि वक्तन फ़वक्तन इम्पॉर्टेंट चीज़ें यहाँ मैं डाउनलोड करता रहूँ और आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको टॉपिक समझ आ रहे हैं तो फीडबैक दें ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ इस पर डाउनलोड करूँ। शॉर्ट क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस, वो इस पर डाउनलोड करूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स में सबसे पहले बात होगी कि व्हाट इज सॉलिड। सॉलिड इज दैट फॉर्म ऑफ मैटर विच हैज डेफिनेट शेप एंड साइज। यूँ कह लीजिए मैटर की वो फॉर्म, वो शक्ल है जिसकी कोई ना कोई शेप और कोई ना कोई साइज होता है। कोई डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट साइज होता है, उसे सॉलिड कहते हैं। ऑल सॉलिड्स आर मेड अप ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स। जितने भी सॉलिड्स हैं वो सब के सब एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर बने हैं और इन सब की एक फिक्स्ड लोकेशन होती है। On account of different arrangement of atom or molecules within the solid, they have been classified into three categories. इनकी तीन कैटेगरीज हैं एटम या मॉलिक्यूल की बेसिस पे। नंबर एक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, नंबर टू एमॉर्फस सॉलिड्स और ग्लासी सॉलिड्स। एमॉर्फस का मतलब होता है जिसकी कोई शेप ना हो, इसे ग्लासी सॉलिड्स भी कहते हैं। और नंबर तीन पॉलीमेरिक सॉलिड्स। अगर आपसे पूछा जाए कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स करें तो ये तीन क्लासिफिकेशन है, 1 2 3 करके आप लिख सकते हैं। इन तीनों को बारी बारी डिस्कस करेंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, एमॉर्फस सॉलिड्स और पॉलीमेरिक सॉलिड्स क्या हैं। तो सबसे पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ऐसे सॉलिड्स जिसमें रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, एटम्स और आइंस हों। ये जब भी होगा एटम, मॉलिक्यूल और आइंस इकट्ठा ही लिखा हुआ होगा तो रेगुलर अरेंजमेंट हो इसके अंदर। ये जो इसका रेड किया हुआ है इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है, ये अहम पॉइंट है जो आपको याद करना। नेबर्स ऑफ एवरी मॉलिक्यूल, एटम हो, आइन हो, उसका जो नेबर होगा, आर अरेंज्ड इन रेगुलर पैटर्न। वो सब के सब एक बाकायदा तरतीब में होंगे। दैट इज कांस्टेंट थ्रू आउट द क्रिस्टल। क्रिस्टल में वो कांस्टेंट होंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें एक ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर होता है। तो ये दूसरा अहम पॉइंट कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में स्ट्रक्चर ऑर्डर्ड होता है। द स्ट्रक्चर ऑफ सच सॉलिड्स इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। तो अगर आपसे पूछें क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर क्या होता है तो आप बता सकते हैं एंड स्मॉल बिट्स ऑफ इट, और इसका जो छोटा हिस्सा होता है उसे क्रिस्टल बोलते हैं और पूरे हिस्से को क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं। द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पोजेस अ लार्ज रेंज ऑफ एटम। एटम्स की एक लार्ज रेंज मौजूद है इनके अंदर। इनका मेल्टिंग पॉइंट डेफिनेट होता है, यानी खास मेल्टिंग पॉइंट है हर सॉलिड का। द वास्ट मेजोरिटी ऑफ सॉलिड्स, फॉर एग्जांपल मेटल के अंदर कॉपर, आयरन, ये क्रिस्टलाइन है। आयनिक कंपाउंड में सोडियम क्लोराइड, अगर आप एक्स्ट्रा याद करना चाहते हैं तो जिंक सल्फाइड और कैल्शियम फ्लोराइड, ये भी आयनिक कंपाउंड होता है। सेरामिक में जिनका ताल्लुक अर्दनवेयर के साथ होता है, यानी ज़मीन से ली गई चीज़ें, सच एज जरकोनिया, ये क्रिस्टलाइन है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम ऑक्साइड भी क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। क्वेश्चन आ सकता है जी, अभी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर चल रहा है कि मॉलिक्यूल, एटम या आइन विद इन ऑल टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कैन बी स्टडीड। इनको स्टडी कैसे करते हैं आप? इसको हम स्टडी करते हैं एक्सरे टेक्निक से। ये हम पहले पढ़ चुके हैं पहली क्लासेस में। इट शुड बी नोटेड दैट एटम, मॉलिक्यूल और आइंस इन ए क्रिस्टलाइन सॉलिड आर नॉट स्टैटिक। ये बात याद रखें, ये स्टैटिक नहीं होते हैं। एटम्स अपनी जगह पर खड़े खड़े वाइब्रेट कर रहे होते हैं एक फिक्स्ड पॉइंट के गिर्द विद एम्पलीट्यूड दैट इंक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो उनका जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ेगा। It is the average atomic positions which are perfectly ordered over large distances। तो ये जब हम कहते हैं कि ये फलां जगह पे एटम खड़ा हुआ है तो उस बात का मतलब ये है कि हम उनकी एवरेज एटॉमिक पोजीशन लेते हैं जो कि परफेक्टली ऑर्डर्ड होती है। How can you explain the effect that a crystalline structure breaks up at some higher temperature? कोहेसिव फोर्सेस, चूंकि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है तो इसके अंदर कोहेसिव, एक एडहेसिव होती है जिसमें नेचर डिफरेंट होती है। ये कोहेसिव फोर्सेस हैं बिटवीन एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आइंस इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स मेंटेन, इन्होंने मेंटेन रखा हुआ होता है ये जो स्ट्रिक्ट लॉन्ग रेंज ऑर्डर है इन स्पाइट ऑफ एटॉमिक वाइब्रेशन फॉर एवरी क्रिस्टल।
अगरचे एटॉमिक वाइब्रेशन भी हो रही हैं, उसके बावजूद भी लॉन्ग रेंज स्ट्रक्चर को मेंटेन रखना कोहेसिव फोर्सेस का काम है। However, ताहम देयर इज अ टेम्परेचर एट विच द वाइब्रेशंस बिकम सो ग्रेट, एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि स्ट्रक्चर अचानक ब्रेक हो जाता है एंड द सॉलिड मेल्ट, और जब सॉलिड मेल्ट हो जाएगा तो हम कहेंगे कि ये डिसऑर्डर फॉर्म में आ गया। सो द ट्रांजिशन, ये जो तब्दीली हो रही है फ्रॉम सॉलिड ऑर्डर से डिसऑर्डर में, इज देयरफॉर डिसकंटिन्यूअस, आप कहेंगे ये डिसकंटिन्यूअस है। एवरी क्रिस्टलाइन सॉलिड हैज अ डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट, हर क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर यहाँ तक एंड हो गया। अब इसके बाद सेकंड है एमॉर्फस या ग्लॉसी सॉलिड्स क्या होते हैं। तो ये बिल्कुल अपोजिट हैं उसके। एमॉर्फस सॉलिड्स में कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है मॉलिक्यूल की, एटम की या आइंस की, इसलिए एमॉर्फस सॉलिड्स को हम कहते हैं कि ये ज़्यादातर लिक्विड्स हैं। इनमें डिसऑर्डर्ड स्ट्रक्चर है जो कि फ्रीज किया हुआ है। जैसे कि ग्लास होता है, अगर आप ग्लास को टेम्परेचर दें, उसका टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर दें, तो उसका रिजल्ट ये होगा कि वो पिघल जाएगा, एक पेस्ट की लाइक स्ट्रक्चर में तब्दील हो जाएगा। These solids are considered less as solids and more as viscous liquid. इन्हें हम कहते हैं कि ये less solids हैं और ज़्यादातर viscous, बहुत ज़्यादा गाढ़े liquid की तरह से हैं। The only difference between them and liquid is that the bonds between atom, के जो bonds हैं between atom and molecules of amorphous solid are stronger than those between atom and molecule of the liquid. मिसाल के तौर पे ordinary glass है which is a solid at ordinary temperature has no regular arrangement of molecule. अगर हम इसको हीट करें, it gradually बतदरीज ये पेस्ट लाइक स्टेट में तब्दील हो जाएगा। Amorphous solids are also called glassy solids. These type of solids do not have sharp melting point. इनका कोई sharp melting point नहीं है because some bonds are weakest and some bonds are strongest. For example, sulfur, silicon dioxide, plastic amorphous में भी आते हैं और polymers में भी आते हैं। थिन फिल्म जो कि यूज की जाती हैं ऑप्टिक्स में या इलेक्ट्रॉनिक्स में, एमॉर्फस का मतलब होता है विदाउट फॉर्म और स्ट्रक्चर। अब हम जाते हैं थर्ड टाइप पे, और थर्ड टाइप है हमारे पास पॉलीमेरिक सॉलिड्स। पॉलीमेरिक सॉलिड्स इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर है बिटवीन ऑर्डर एंड डिसऑर्डर, इनको कहेंगे लेस सॉलिड मटेरियल है। दे कैन बी क्लासिफाइड एज पार्शियली और पुअरली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, इनको हम कहते हैं पार्शियली, जुज़वी तौर पर, पुअरली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। पॉलीमर्स फॉर्म अ लार्ज ग्रुप ऑफ नेचुरली अकरिंग एंड सिंथेटिक मटेरियल्स, इनको हम कहते हैं कुदरती तौर पर पाए जाते हैं, इंसान ने खुद भी बनाए हैं। प्लास्टिक और सिंथेटिक रबड़, जैसे मैंने अभी कहा कि प्लास्टिक उधर उसमें भी आता है और इसमें भी आता है, क्योंकि प्लास्टिक जो बनाया जाता है वो इसके अंदर आता है। सिंथेटिक रबर्स, इनको हम पॉलीमर्स कहते हैं इसलिए कि ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शन से बनते हैं। इन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन रिलेटिवली सिंपल मॉलिक्यूल्स को, निस्बतन सिंपल मॉलिक्यूल केमिकली कंबाइन किए जाते हैं मासिव लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल के साथ, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं। These materials have rather low specific gravity. With respect to water, जब ग्रेविटी लेंगे तो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, compared with even the lightest of metal. अगर हम इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कंपेयर करें लाइटेस्ट ऑफ मेटल्स के साथ, तो इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी उनसे भी कम है। येट एग्जिबिट गुड स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो, लेकिन इनकी स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो वो बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल शॉपर्स यूज़ करते हैं, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन से बनाए जाते हैं, इंतहाई कम चंद ग्राम के होते हैं, लेकिन आप देखें उसके अंदर वज़न 10 kg 20 kg हम वेट उठा के लेके जा रहे होते हैं, तो उनकी स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो बहुत ज़्यादा होती है। नायलॉन के जूते जब हम पहनते हैं तो उसके ऊपर आप देखें कितना वज़न उस नायलॉन के जूते ने संभाला होता है, क्योंकि खुद चंद ग्राम का है। पॉलीमर्स कंसिस्ट होली और इन पार्ट, कॉमिकल जो पॉलीमर्स हैं मुकम्मल तौर पर या इनका कुछ हिस्सा केमिकल कम्बिनेशन ऑफ कार्बन विद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड अदर मेटेलिक और नॉन मेटेलिक एलिमेंट हैं जिनके साथ मिलकर ये बनाए जाते हैं, जैसे पॉलीथीन, पॉलिस्ट्रीन, नाइलॉन। अभी मैं इसकी मिसाल दे रहा था। नेचुरल रबर इज कंपोज इन द प्योर स्टेट एंटायरली ऑफ हाइड्रोकार्बन विद द फार्मूला C5H6 होल N। ये फार्मूला भी आप याद कीजिएगा अच्छी तरह से।
اس کے بعد ہے اسی میں کہ ڈفرنس کیا ہے کرسٹلائن میں اور امورفس میں، میلٹنگ پوائنٹ کا، جیومیٹریکل فارم کا، انیسوٹروپی کا اور آئسوٹروپی کا. یہ پیور کیمیکل ورڈز ہیں، اگر یہ پوچھا جائے تو آپ یہ لکھ سکتے ہیں. واٹ از کرسٹل لیٹس؟ کرسٹلائن سالڈ کنسسٹ آف 3 ڈائمینشنل پیٹرن. کرسٹلائن سالڈ 3 ڈائمینشن پہ مشتمل ہوتا ہے، جو ریپیٹ کرتا ہے اٹ سیلف اوور اینڈ اوور اگین، اپنے آپ کو بار بار ریپیٹ کرتا رہتا ہے. دا اسمالسٹ 3 ڈائمینشنل بیسک اسٹرکچر، اس کا جو سب سے بیسک اسٹرکچر ہوگا اور اسمالسٹ ہوگا اسے ہم یونٹ سیل کہتے ہیں. دا ہول اسٹرکچر obtained by the repetition of unit cell. اس یونٹ سیل کی ریپیٹیشن سے جو اسٹرکچر حاصل ہوتا ہے اسے ہم کرسٹل لیٹس بولتے ہیں. مثال کے طور پہ سوڈیم کلورائڈ، نمک جسے کہتے ہیں، یہ کیوب شیپ میں ہوتا ہے. کیوب شیپ آف دا سوڈیم کلورائڈ از جسٹ ون آف سیورل کرسٹل شیپس. اس کی 7 کرسٹل شیپس ہیں جن کے نام بعد میں ڈسکس کریں گے. کیوبک کرسٹل آل دا سائڈز میٹ ایٹ رائٹ اینگل. کیوبک کرسٹل میں تمام سائڈ 90 کے زاویے پر مل رہی ہوتی ہیں. ادر کرسٹل شیپس کے کارنرز ہوتے ہیں جو کہ کچھ اینگل پر مڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے ایجز وہ رائٹ اینگلز پر نہیں ہوتے. یہ ایک آرٹیکل یہاں کمپلیٹ ہو گیا. اس سے ریلیٹڈ شارٹ کوسچنز بھی آپ کو ملیں گے جو کہ آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں ایز اٹ از. جو کچھ میں نے یہاں پہ بتایا آپ کو، اسی سے ریلیٹڈ شارٹ کوسچنز آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں. اس کے بعد میں ایک لیکچر آپ کو مزید ڈیلیور کروں گا جو آج کل کے ماحول کے مطابق اسٹوڈنٹس کے نمبر نہیں آ رہے، یا اسٹوڈنٹس اگر بہت زیادہ نمبر لے لیتے ہیں تو وہ آگے جو ایم ڈی کیٹ یا این ایم ڈی کیٹ یا جو اینٹی ٹیسٹ ٹائپ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں ان میں ناکام ہو جاتے ہیں. اس پر میں ایک لیکچر آپ کو وائس نوٹ میں بھیجوں گا، تو آپ اس کو ضرور دیکھیے گا، اور اگر ہو سکے تو اس ایڈوائس پہ عمل کیجیے گا جو میں اس میں دوں گا. تو یہ ٹاپکس میں نے شروع میں بھی کہا کہ اگر آپ کو یہ کلیئر ہوئے تو آپ مجھے فیڈ بیک دیں گے. آپ کوشش کریں کہ یہاں سے پڑھیں، بے شک آپ نے نوٹ کرنا ہو یہاں سے نوٹ کر کے آپ اسے اپنے ٹیسٹ میں اپنے پیپر میں لکھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کے نمبر پورے آئیں گے. اور اگر آپ کو مزید کوئی ٹاپکس ایسے ہیں جو کلیئر نہیں ہو رہے ہیں تو آپ مجھے میسج کر دیں گے ان باکس میں. میں کوشش کروں گا کہ آپ کو وہ پہلے ٹاپک جو ہیں وہ میں چینل پہ ڈال دوں. تو تب تک کے لیے جی اللہ حافظ. نیکسٹ ٹاپک کے لیے